वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए 2014 की तेलुगु मूवी लीगली वीर की स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत होती है जेपी इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन के मीटिंग रूम से। रात का वक्त होता है और बहुत तेज बारिश भी। बाला नाम का लॉयर यहाँ पे जेपी कंस्ट्रक्शन के मालिक से मिलने के लिए आता है। उनके मीटिंग रूम में उनका वेट कर रहा होता है। ऑफिस में इतनी रात को कोई था तो नहीं, इसीलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड से कॉल पे बातें कर रहा होता है। हाँ, बारिश का मौसम है दोस्तों, तो काफी रोमांटिक बातें भी चलती हैं। काफी देर तक तो ऐसा ही चलता है, मगर फिर उसे कॉल आता है कि जेपी सर किसी काम से दूसरे शहर गए हुए हैं, इसलिए आज तो वापस नहीं आएंगे वो, तो आप नहीं मिल पाएंगे उनसे। तो फिर बाला अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करके बता देता है कि देखो मीटिंग तो कैंसिल हो गई है, बारिश भी हो रही है, इसलिए मैं अब फोन रखता हूँ और घर के लिए निकलता हूँ। फिर दोनों अपना वही आई लव यू वगैरह करके कॉल कट कर देते हैं। इसके बाद बाला अपनी बाइक की ओर बढ़ता है दोस्तों, मगर फिर हम जेपी कंस्ट्रक्शन के सीसीटीवी फुटेजेस में देख पाते हैं कि जैसे वो बाइक की ओर बढ़ता है ना, उसके कुछ ही सेकंड में वो वापस मीटिंग रूम के दरवाजे पे जख्मी हालत में लौट आता है। दरवाजे के सामने गिरकर मर जाता है। पता नहीं क्या हो गया उसको, पता नहीं किसने मारा या उसके साथ क्या हुआ, ये सीसीटीवी में कैप्चर नहीं हो पाता। इसके बाद हम वीर नाम के आदमी को देखते हैं दोस्तों, जो कि अमेरिका से वापस इंडिया आया है, मगर उसके पेरेंट्स उसको देखकर कुछ खास खुश नहीं होते। वीर के डैड की नाराजगी तो इस हद तक है दोस्तों कि वो जब दरवाजे पे वीर को देखते हैं तो अपनी वाइफ को आवाज लगाकर कहते हैं कि मैं अपने फ्रेंड के घर जा रहा हूँ। वहीं जब उसकी मॉम उसे देखती है तो कुछ बात करने के बजाय कहती है जाओ जाकर नहा लो। नहाने के बाद वो उसके लिए खाना लगा देती है। अब वीर उन्हें बताने की कोशिश करता है कि मैं अमेरिका इसीलिए चला गया था क्योंकि तभी दोस्तों उसकी मॉम टोक देती है, अब वापस आ गए हो ना तो इतना काफी है। दूसरी ओर हम पुलिस इन्वेस्टिगेशन होते हुए देखते हैं कि बाला की मौत कैसे हुई। सुबह 4:30 बजे एक पेपर डिलीवरी वाले ने बाला की लाश देखी। सबसे पहले फॉरेंसिक टीम एविडेंस जुटाने में लगी होती है। इंस्पेक्टर कहते हैं कि एक वकील की मौत हुई है, जरा संभल कर क्योंकि दिक्कत होती है इसमें। फिर हम वीर को देखते हैं दोस्तों, जो कि रघुवीर नाम के एक एडवोकेट ऑफिस में जाता है, पर वहाँ भी वीर को देखकर रघु चिढ़ जाता है और उसे बाहर का रास्ता दिखा देता है। वीर कहता है कि मेरी एक बार बात तो सुन लो प्लीज। तो रघु कहता है कि 8 साल पहले तुम्हारी बात सुनकर मैं फंस गया था और अब मुझे तुम्हारी कोई बात सुननी ही नहीं। तुम्हारे ही टैलेंट के भरोसे हमने ये लॉ फॉर्म स्टार्ट किया था, तुम तो कट लिया अपना आराम से और मुझे यहाँ पे लीगल फैसिलिटेटर बनना पड़ा, मतलब लॉ पढ़कर भी ब्रोकर का काम करना पड़ा तुम्हारी वजह से। वीर कहता है कि देखो हाँ, मुझसे गलती तो हो गई यार, पैसों की आने वाली फ्रीडम को ही सब कुछ समझकर मैं आगे बढ़ना चाहता था। मैं अपने फादर की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाया, जिसके बाद मेरा इस फील्ड से इंटरेस्ट खत्म हो गया और मैं भाग गया अमेरिका। सॉरी यार उसके लिए। वैसे वहाँ मैं अपना सब कुछ अलग ही करने लगा। 1 साल तक मैंने एक अच्छी कंपनी में जॉब की और फिर जब मुझे बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला तो मैंने उस कंपनी से रिजाइन कर दिया। यार उस कंपनी में जॉब करके मैंने जो सेविंग करी थी ना, उसी से मैंने एक न्यू कंपनी की शुरुआत करी। जल्द ही मैं अपने उस काम में भी एक नंबर बन गया। मेरे पास घर गाड़ी बंगला सब आ गया था और एक दिन मेरी नजर पड़ी एक कैफे में कॉफी पीते हुए एक सुंदर सी लड़की पे। 1 साल तक रोजाना मैं उसे बस कॉफी पीते हुए देखा करता था और 1 साल के बाद मैंने हिम्मत करके उससे बात करी और अपने दिल की बात उसे बता दी। और तब मुझे पता चला कि 1 साल से वो भी डेली उसी टाइम पे इसीलिए आती थी ताकि मुझे देख सके। इसके बाद हमारी रिलेशनशिप स्टार्ट हो गई, जो कुछ सालों तक चली और फिर हमने शादी वगैरह भी कर ली। वो प्रेग्नेंट हो गई, मगर तब तक मैं अपने काम में इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि प्रेगनेंसी जैसी मुश्किल टाइम में भी मैं उसके साथ नहीं रह पाया। अब एक दिन की बात है, मैं अपने मीटिंग में बिजी था और उधर मेरी बीवी को लेबर पेन शुरू हो गया। उसने मुझे कई बार फोन किया पर मैं देख ही नहीं पाया और जब तक मैंने देखा तब तक काफी देर हो गई थी। जब एम्बुलेंस से उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ कुछ देर के बाद ही उसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया और मेरी दुनिया तभी तबाह हो गई। तब मुझे समझ आया कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इंसानी रिश्तों को भी अपनी अहमियत देनी पड़ती है। इसके बाद मैं तुरंत यहाँ इंडिया आ गया और जब मैं गया था तो घर पे किसी को नहीं बताया था, उसी वजह से सभी मुझसे बहुत नाराज है। दोस्तों वीर की ये स्टोरी सुनकर रघु उसे माफ कर देता है और कहता है कि ठीक है दोस्तों में ये चलता रहता है, अब सही रहना पर। लेकिन दोस्त तो मान गया था दोस्तों, मगर उसके पेरेंट्स अभी तक नाराज होते हैं। जब वीर अपने घर जाता है तो देखता है कि उसके पेरेंट्स खाना खा रहे हैं और उसके डैड खांस रहे होते हैं खाना अटकने की वजह से। इसीलिए वीर जल्दी से जाकर उन्हें पानी पीने को देता है, मगर नहीं, वो उसके हाथ से दिया हुआ पानी पीने के बजाय खुद ही लेकर पीते हैं। वीर को बड़ा बुरा भी लगता है यार। फिर दोस्तों हम हाई कोर्ट के सामने वकीलों की भीड़ को देखते हैं, जो कि बाला की मौत को लेकर हड़ताल कर रहे होते हैं। उनके मन में बहुत ही आक्रोश भरा होता है कि एक वकील लोगों को इंसाफ दिलाने में मदद करता है, लेकिन जब एक वकील का ही खून कर दिया जाए तो इंसाफ कौन दिलाएगा। उस दिन वीर भी भानु के साथ कोर्ट गया होता है और वहाँ ये सब देखकर वो भानु से पूरा माजरा जानना चाहता है। तब वो उसे बताता है कि एक बाला नाम का वकील का खून हो गया है। तुम्हें याद है हमारे कॉलेज में एज अ गेस्ट सीनियर एडवोकेट मिस्टर सत्या आया करते थे, वही इन वकील हड़ताल को सपोर्ट कर रहे हैं। वीर को तो दोस्तों ठीक से कुछ याद ही नहीं होता कि कौन सत्या। तो भानु बताता है, अरे फाइनल ईयर में हमने एक केस स्टडी की थी ना एक आदमी के ऊपर, उसके ऊपर उसकी वाइफ का खून करने का इल्जाम था। तब याद होगा तुम्हें, मिस्टर सत्या ने अपना दिमाग लगाकर उस आदमी को बेगुनाह साबित किया था। इस केस ने बहुत ही सुर्खियां बटोरी थी उस समय और तब से मिस्टर सत्या की मसे मसे हो गए, बहुत नाम हो गया उनका। वहीं पे हम दोस्तों मिस्टर सत्या को देखते हैं, जो कि मीडिया में खूब बयानबाजी कर रहे होते हैं और पुलिस को वार्न करते हैं कि 2 दिन के अंदर अगर खूनी पकड़ा नहीं गया तो ये हड़ताल बहुत बड़ा रूप ले लेगा। यानी कि दोस्तों पुलिस पे बड़ा दबाव है खूनी को जल्दी से जल्दी पकड़ने का। इसलिए इंस्पेक्टर बाला के पिता को बुलाकर
उसके बारे में पूछताछ करते हैं। तो शुरू में तो बाला के पिता यही कहते हैं कि मेरा बेटा तो बहुत ही सीधा साधा था, उसकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। मगर फिर जब इंस्पेक्टर उनको अच्छे से याद करने को कहता है तब वो कहते हैं कि हाँ, एक दिन जब मैं बस स्टॉप पे था तो एक आदमी ने मेरे बेटे पे अचानक से हाथ छोड़ना शुरू कर दिया था। तब आसपास की पब्लिक ने मेरे बेटे को बचाया। मैंने जब अपने बेटे से पूछा कि वो कौन था और उसने तुम पे हाथ क्यों उठाया, तो बेटे ने बस ये कहा कि मुझे नहीं पता। और उससे पहले भी एक बार बाला जख्मी हालत में घर आया था, पर उस वक्त पूछने पे उसने कहा था कि उसका बाइक एक्सीडेंट हो गया था। पर अब मुझे लग रहा है कि शायद उस दिन भी मेरे बेटे को उसी आदमी ने नुकसान पहुंचाया होगा। फिर दोस्तों वो रोते रोते कहता है कि मेरे बेटे के खूनी को जरूर सजा दीजिएगा सर। इसके बाद दोस्तों पुलिस जेपी कंस्ट्रक्शन के सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करती है, जिसमें खूनी तो दिखाई नहीं देता मगर एक लड़की दिखाई दे रही है जो कि लाश देखकर डर जाती है और वहां से भाग भी जाती है। जेपी कंस्ट्रक्शन से कुछ दूरी पर भी एक सीसीटीवी फुटेजेस है, वहां पे भी वो लड़की दिखाई दी और उस वक्त एक आदमी जेपी कंस्ट्रक्शन की ओर से जा रहा था जो कि उस लड़की से टकराया भी था, मगर उस आदमी का चेहरा नहीं दिखा कैमरे में। उधर हम उस लड़की को देखते हैं दोस्तों जिसका नाम है विधि। विधि जेपी कंस्ट्रक्शन वाले एरिया में ही एक कंपनी में जॉब करती है। तो उस रात क्या हुआ था, वो काम से अपने घर ही जा रही थी जब उसने बाला की लाश पड़ी देखी, मगर वो काफी डर गई उस समय और घर चली गई थी। पर उस रात का मंजर अभी तक उसके दिमाग से नहीं जा पा रहा था। उसे बार बार बाला का फ्लैशबैक्स आता रहता था, जिससे वो काफी परेशान भी थी और अपनी इसी परेशानी के बारे में किसी को बता नहीं पा रही थी। ऊपर से उसकी मॉम जो थी वो इस जिद पे अड़ी हुई थी कि विधि जल्दी से जल्दी शादी कर लो, तुम लड़का भी देख लिया तुम्हारे लिए, पंकज है उसका नाम। वो विधि से कहती है कि उससे जरा फोन पे बात कर लो, टाइम निकाल लो। जो विधि करती तो है दोस्तों, मगर वो सही से बात नहीं कर पाती क्योंकि वो तो खोई खोई सी रहती है ना, उस पे सदमा है। इधर दोस्तों वीर के डैड को हार्ट अटैक आ जाता है। वीर हॉस्पिटल जाकर जब डॉक्टर से बातें करता है तो पता चलता है कि ये सेकंड टाइम हार्ट अटैक आया है और अगर एक और बार आया तो उनको बचना मुश्किल होगा। तब वीर अपनी मॉम से बातें करता है कि इससे पहले डैड को कब हार्ट अटैक आया था बताओ ना। उसकी मॉम बताती है बेटा जब तुम बिना बताए अचानक अमेरिका चले गए थे ना तब आया था। फिर दोस्तों वो वीर को एक राज की बात बताती है कि पहले तुम्हारे डैड एक रेलवे कर्मचारी हुआ करते थे, मगर उनके साथ एक आदमी ने धोखाधड़ी करा और उन्हें फंसा दिया, जिसकी वजह से उनकी जॉब भी गई। और फिर जिस वकील को उन्होंने हायर किया ना इंसाफ पाने के लिए, वो वकील भी बिक गया था, जिससे वो केस हार गए। तब तुम्हारे डैड ने फैसला किया कि चाहे जो भी हो जाए वो तुम्हें एक ईमानदार और होनहार वकील बनाएंगे। मगर लॉ की पढ़ाई करने के बाद जब तुम्हारी प्रैक्टिस करने की बारी आई तो तुम अमेरिका भाग गए मोटा पैसा कमाने के लिए। इस बात से तुम्हारे डैड को गहरा सदमा लगा और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। ये जानने के बाद वीर इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसे तो आज से पहले अपने डैड के साथ हुए इस अन्याय के बारे में पता ही नहीं था। वो हमेशा सोचा करता था कि मेरे डैड अपना सपना मुझ पे लाद रहे हैं, जबकि दोस्तों उसे खुद लॉयर नहीं बनना था और सोचता है कि मैंने गलती कर ली, मुझे लगा पापा मुझ पे बोझ डाल रहे हैं। पर अब उसे बड़ा बुरा लगता है दोस्तों कि काश मैंने कभी अपने पिता को समझने की कोशिश की होती। पर अभी भी देर नहीं हुई है, मैं अपने डैड का अधूरा सपना जरूर पूरा करूंगा। इसीलिए वो जाता है रघु के पास और उसको सारी बातें बताकर कोई केस मांगता है प्रैक्टिस करने के लिए। वो कोर्ट में तो मस्त इंग्लिश में बातें करता है, मगर कानून के जो दांव पेच होने चाहिए वो उसको सही से नहीं आते थे, जिसकी वजह से जितनी बार भी कोई केस लड़ने के लिए कोर्ट में आ जाता उतनी बार वो हारता और साथ में उसे जज की डांट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती। उसे बार बार कानून की किताब को सही से पढ़कर आने को कहा जाता। एक दो बार तो रघु वीर को आश्वासन देता है कि कोई नहीं यार, धीरे धीरे सीख लोगे तुम। मगर जब वो सारे केसेस हार रहा होता है तो रघु को भी वीर पे डाउट हो जाता है, पर फिर भी वो उसको मोटिवेट करता ही रहता है। अब एक दिन की बात है दोस्तों, पूजा नाम की एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ के साथ एक वकील के पास गई होती है क्योंकि पूजा के पिता राम पे आरोप है कि उसने अपने मालिक की गाड़ी चुराई है। पर राम की वाइफ का मानना है कि नहीं नहीं, मेरे पति ने कार नहीं चुराई, वो राम की बेल करवाना चाहती है। पर वकील का कहना होता है कि अगर तुम्हारे पति ने कार नहीं चुराई तो वो पुलिस से छिप क्यों रहा है, सामने आकर सारी बातें क्यों नहीं बताता। अगर वो ऐसी ही हरकत कर रहा है तो उसकी बेल करवाना बहुत ही मुश्किल है, साथ ही नीचे से लेकर ऊपर तक के लोगों को पैसे खिलाने होंगे। मगर राम की वाइफ के पास उतने पैसे तो नहीं होते दोस्तों, जिससे बेचारी परेशान हो जाती है। इतने में पूजा की नजर पड़ती है वीर पे, जो कि अपना कोट टेबल पे भूल कर जा रहा था। वो भागकर उसका कोट जाकर उसको दे देती है, जिससे वीर को पूजा पे प्यार आ जाता है और वो उससे उसके बारे में पूछने लगता है कि तुम कोर्ट के बाहर क्या कर रही हो। फिर पूजा उसको सारी बातें बताती है और तभी वहाँ पे उसकी माँ रोते रोते आती है और कहती है कि बेटा चलो, यहाँ सिर्फ पैसे वाले ही जीत सकते हैं, हम जैसे गरीबों का कोई सहारा नहीं है। तब वीर कहता है कि अरे इस बच्ची की खातिर मैं आपका केस फ्री में लड़ने को तैयार हूँ। फिर तो पूजा और उसकी माँ दोनों खुश हो जाते हैं। इधर दोस्तों हम विधि को देखते हैं एक रेस्टोरेंट में अपने होने वाले पति के साथ, जिसका नाम पंकज है, जहाँ पे वो बाला से रिलेटेड न्यूज ही अपने फोन पे देख रही होती है। लेकिन जब वहाँ रियल पुलिस आ जाती है ना तो विधि छिप जाती है, जिससे पंकज को विधि पे डाउट होता है और वो उससे पूछता है कि बात क्या है। तब वो बाला की मौत वाली बातें बता देती है। पंकज फिर उसे मोटिवेट करता है कि देखो, अगर तुमने उस व्हाइट शर्ट वाले को वहाँ पे देखा था तो तुमने अभी तक पुलिस को इसके बारे में बताया क्यों नहीं। एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमें पुलिस का सहयोग करना चाहिए। पंकज
सूरज के फिर सपोर्ट करने के बाद भी विधि को डर लग रहा था। फिर भी वो डरते डरते अगले दिन जाती पुलिस स्टेशन, मगर उस वक्त इंस्पेक्टर बड़े बिजी होते हैं तो विधि को वेट करने को कहा जाता है। पर डर के मारे विधि फिर चली जाती है कि नहीं, मैं नहीं कह सकती। उसी वक्त वीर वहाँ पे राम की बेल लेने के लिए आता है, पर वहाँ उसे एक पुलिस वाले से ये पता चलता है कि राम को बेल नहीं मिल सकती क्योंकि ये उसकी कोई पहली चोरी नहीं है। वो राम के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वीर को दिखा देता है। इस बारे में तो वीर को पता ही नहीं था, वो तो पूजा की मॉम के कहने पर आ गया बेल करवाने के लिए, मगर उसको राम के बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो जाकर फिर पूछता है पूजा की माँ से, कन्फ्रंट करता है उनको। तब वो रोते हुए बताती है कि साहब, मेरे पति पहले चोरी किया करते थे, मगर जब से पूजा हुई थी मैंने उन्हें कसम दी थी कि चोरी मत करना, तो चोरी उन्होंने छोड़ दी थी। और जब वो चोरी क्या भी करते थे तो छोटी मोटी करते थे। वो किसी की कार जैसी बड़ी और महंगी चीज कभी नहीं चुरा सकते। वो तो अब एक ड्राइवर बनकर मेहनती और ईमानदारी से घर चला रहे थे। और मैंने उनके पास्ट के बारे में आपको इसीलिए नहीं बताया, कहीं आप भी ये केस लेने से मना ना कर दें। अब ये सारी बातें जानने के बाद दोस्तों वीर जाता है सीधे राम के मालिक के घर पर, जहाँ वो कार के मालिक सूरज से मिलता है और सूरज से रिक्वेस्ट करता है कि पूजा जैसी छोटी बच्ची की खातिर आप ये राम के ऊपर जो केस है हटा दीजिए ना। और सूरज यही कहता है कि आप मेरी कार मुझे लौटा दीजिए तो मैं केस हटा दूंगा। तो वीर कार चोरी की डिटेल्स मांगने लगता है, जिसपे सूरज बताता है कि उस दिन राम छुट्टी पे था तो मैंने ही कार पार्क की थी 9:30 बजे, लेकिन जब आधे घंटे के बाद मैं कार में रखी अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने गया तो कार गायब थी। ये दोनों अभी बात कर ही रहे होते हैं दोस्तों कि तभी सूरज का बेटा विक्की घर पे आ जाता है और विक्की के अजीब बर्ताव को देखकर वीर को उस पे शक हो जाता है, जिसके बाद तो वो कुछ दिनों तक विक्की पे नजर रखता है और उसे विक्की दोस्तों मोटा पैसा अपने फ्रेंड्स पे उड़ाते हुए दिखाई देता है। और फिर एक दिन वीर विक्की को दर दबोच लेता है और उसे कन्फ्रंट करता है कि तुम तो अभी कॉलेज में ही हो, फिर इतने सारे पैसे कहाँ से उड़ा रहे हो? तुमने ही पक्का अपने डैड की कार बेची है ना? सच्चाई बता दो वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। और क्योंकि दोस्तों विक्की के बैग में वीर को और भी पैसे मिले होते हैं, इसलिए डाउट और रियल हो जाता है और ज्यादा हो जाता है। तो पहले तो विक्की मना करता है कि नहीं नहीं मैं गलत नहीं हूँ, फिर वो कबूल कर लेता है कि हाँ मैंने ही कार बेची है। और फिर वीर दोस्तों उसे यही बात उसके पिता सूरज के सामने चलकर एक्सेप्ट करने को कह देता है ताकि राम को बेल मिल पाए, जिसके लिए विक्की तैयार नहीं होता। वो कहता है कि चाहे मुझे जान से मार डालो, मगर मैं ये बात कभी भी अपने डैड के सामने कबूल नहीं करूंगा क्योंकि वो मुझे बहुत पीटेंगे फिर। तब वीर पूछता है अच्छा आखिर तुमने अपने पिता की कार बेची ही क्यों? तब वो बताता है कि दरअसल हुआ ये था कि मुझे अपने डैड से नफरत है। उनका नुकसान कराने के लिए मैं उस रात गाड़ी में घुसा था कि मैं गाड़ी में कुछ खराबी कर दूंगा, और उसी वक्त मैंने किसी के कदम की आहट सुनी और डर के मारे मैं गाड़ी की बैक सीट पे छुप गया। फिर गाड़ी कहीं जाकर रुक गई। रात का टाइम तो था ही, तो मेरे डर के मारे हालत खराब हो रही थी कि अगर डैड को पता चला कि मैंने उनकी गाड़ी को हाथ तक लगाया तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए मैंने फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर गाड़ी बेच ही दी और मुझे थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि इसमें राम फंस जाएगा। दूसरी ओर पुलिस वाले उस एरिया के ऑफिस जाकर विधि के फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछते हैं तो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में उसके काम करने की बात सामने आती है, जिसके बाद पुलिस विधि से पूछताछ करती है और उसने जो कुछ भी देखा था वो सच सच बता देती है। साथ ही वो ये भी कहती है कि अगर मैं किलर को दोबारा देखूंगी तो पहचान जाऊंगी। उसी रात वीर पूजा की माँ से राम को कॉल करवाता है और पूछता है कि 27 जुलाई की रात को कार चोरी हुई थी ना, उस रात तुम थे कहाँ राम? तो राम बता देता है कि मैंने कार चोरी नहीं की है सर, मैं तो उस रात कोलाबा में था। तो वीर रघु के साथ कोलाबा के एक दुकान पे जाता है जहाँ पे कैमरा लगा हुआ था और उसमें राम दिखाई दे रहा है और फिर वो वीडियो रात में पुलिस को सबमिट की जाती है। अगले दिन वो लोग मामला कोर्ट में निपटाने के लिए कोर्ट के बाहर राम का इंतजार कर रहे होते हैं, मगर जैसे राम वहां आता है ना, कुछ सिविल ड्रेस में मौजूद पुलिस वाले उसे दर्द दबोच लेते हैं। और जब वीर उनसे बातें करता है कि इसने कार चोरी नहीं की है, जिस वक्त कार चोरी हुई थी उस वक्त राम सूरज के घर के आसपास नहीं बल्कि कोलाबा में था और इसका कैमरा फुटेजेस ये रहा, सबमिट कर दिया है। जिसपे पुलिस वाले कहते हैं कि उसी सीसीटीवी फुटेजेस से ये बात साबित होती है कि ये खूनी है, हमने इसे कार चोरी के लिए अरेस्ट नहीं किया बल्कि बाला के खून के लिए अरेस्ट किया है। वीर तो शॉक्ड दोस्तों। पुलिस वाले फिर राम का मुंह खुलवाने के लिए उसे लॉकअप में बंद कर देते हैं। फिर जो कुटाई करते हैं कि क्या ही बताएं, पूरी तरह से टॉर्चर करते हैं पुलिस वाले उसको। राम को खून के इल्जाम में अरेस्ट होता देख राम की बीवी, बहन और बेटी सभी का रो रो कर बहुत ही बुरा हाल। अब वीर को समझ नहीं आता कि जिस सबूत को मैंने पेश किया था राम को निर्दोष साबित करने के लिए, उसी से वो दोषी कैसे साबित हो गया। और अब राम से वीर और राम के घर वाले सभी यही सवाल करते हैं कि अगर तुमने बाला का खून नहीं किया तो 27 तारीख को तुम कोलाबा में करने गए क्या थे? मगर वो इस सवाल पे चुप्पी साधे रहता है। वे राम को बेल करवाने की कोशिश तो करता है मगर पुलिस वाले इसके लिए नहीं मानते, क्योंकि बाला पे एक बार बस स्टैंड में फाइट राम ने किया था। पर उसने ऐसा क्यों किया दोस्तों, इसका जवाब भी राम देने को तैयार नहीं होता। मगर वो वीर से कहता है कि हाँ मैंने बाला को पीटा था और ऐसा पीटा था कि उसके हाथ पैर टूट जाए। उसके बाद तो वो मेरे सामने आया ही नहीं, वरना मैं तो उसकी जान ले लेता। अच्छा हुआ कमीना मर गया। पर वो उसको मारना क्यों चाहता था दोस्तों, इसका जवाब राम नहीं देता। इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंच जाता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं इस केस में मिस्टर सत्या, जो कि बाला को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ने वाले हैं। वहीं वीर राम को निर्दोष साबित करने की कोशिश करने वाला है। तो कोर्ट में सबसे पहले सत्या फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाते हैं और बताने को कहते हैं कि आखिर बाला का
खून कितनी बेरहम तरीके से किया गया था बताइए। तो डॉक्टर बताते हैं कि किसी शार्प ऑब्जेक्ट से बाला के लेफ्ट साइड के नेक पर वार किया गया था, जिससे जुगुलर वेन में डिसेक्शन आ गया। विक्टिम को शॉक लगा, जिससे उसी वक्त उसे हार्ट अटैक आ गया और वो वहीं पे मर गया। और हल्की बारिश की वजह से फिंगरप्रिंट या फुटप्रिंट नहीं मिले, जिससे ये साबित कर पाना मुश्किल है कि खूनी कौन है। मगर पास्ट में बाला और राम के बीच में फाइट होना, खून के वक्त राम का उसी एरिया में होना, इस बात का सबूत है कि कातिल राम ही है। इसके बाद बाला के पिता को बुलाया जाता है दोस्तों। वो भी सारी बात बताते हैं कि किस तरह से एक बार इसने मेरे आंखों के सामने ही मेरे बेटे को मारा था बहुत ज्यादा, और एक बार तो इतनी बुरी तरीके से मारा मेरे बेटे को कि उसको हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती करना पड़ा, उसका इलाज करवाना पड़ा। उसके चेहरे पे काफी ज्यादा छिल गया था, मगर मैं उस वक्त शांत हो गया, बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, इसलिए मैंने पुलिस को नहीं बताया। काश अगर मैंने उस वक्त पुलिस में बता दिया होता तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। इसके बाद दोस्तों चश्मदीद गवाह यानी विधि को कटघरे में बुलाया जाता है और उसने उस रात जो देखा वो बताने को कहा जाता है। जिसके बाद वीर उल्टा उससे ही खूनी साबित करने पे तुल जाता है, ये कहते हुए कि जिस जगह पे बाला की लाश मिली वहाँ तो राम नहीं बल्कि आप देखी जा सकती हैं सीसीटीवी फुटेजेस में, और उस एरिया में राम के होने से ये साबित नहीं होता कि वो खूनी है। खूनी तो आप भी हो सकती है। आपका कुछ पर्सनल मैटर है क्या उनके साथ? क्योंकि आपने तो अपनी आंखों से राम को बाला का खून करते हुए नहीं देखा ना, तो आपको चश्मदीद गवाह तो नहीं माना जा सकता। शक तो आप पे भी किया जा सकता है। इससे कोर्ट में हड़कंप मच जाती है और वीर इस विधि से रिलेटेड सबूत जुटाने के लिए कोर्ट से कुछ दिनों की मोहलत मांगता है। मगर सच्चाई तो यह है कि वो असल खूनी तक पहुंचना चाहता है, जिसके लिए उसको टाइम चाहिए। विधि तो बस ऐसे टाइम पास के लिए बोल दिया उसने। वीर को भी ये बात पता थी कि विधि खूनी नहीं हो सकती, मगर वो बस मामले को भटकाना चाह रहा था। पर इससे दोस्तों होता यह है कि विधि की लाइफ पर बहुत ही बुरा असर पड़ जाता है। उसे उसके काम से भी निकाल दिया जाता है, उसकी शादी भी टूट जाती है पंकज के साथ। ऊपर से वीर विधि से पूछताछ करने के लिए जाता है, जिससे विधि भड़क जाती है और उसे खूब सुनाती भी है। कोर्ट की अगली हियरिंग में इंस्पेक्टर कहते हैं कि जब हमने सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखा तो बिजली चमकने के टाइम हमने बाला की लाश के पास एक परछाई देखी, जिसको देखकर समझ में आता है कि खूनी ने हुडी और पैंट पहना हुआ था, यानी कि बात तो साफ है कि वो ना तो राम है और ना ही विधि। इसके बाद वीर इंस्पेक्टर को कटघरे में बुलाकर उनसे कुछ सवाल जवाब करता है कि जैसे एक बार तो राम ने पब्लिक में बाला को पीटा था, इसके तो कई सारे गवाह हैं, लेकिन एक बार और जब उसने बाला को मारा तो उसका गवाह है क्या कोई? इंस्पेक्टर कहते हैं कि गवाह तो नहीं है, मगर विक्टिम ने खुद अपने डैड को बताया था कि उसका बाइक एक्सीडेंट हुआ और उसके चेहरे में छिलने के निशान थे। इंक्वायरी के बाद हमें पता चला कि बाला का राम के अलावा और किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, तो राम ने किया होगा। और तब वीर कोर्ट में ये बात साबित कर देता है कि उस दिन सच में बाला का एक्सीडेंट ही हुआ था, क्योंकि ये बात है 27 जून की, और 27 जून को तो राम अपने मालिक के साथ नासिक गया हुआ था। वो राम के मालिक सूरज को कोर्ट में पेश करके ये बात साबित भी कर देता है दोस्तों। पूछने पे सूरज बताता है कि 27 जून 2012 को मेरी वाइफ की मौत हो गई थी, और तब से मैं हर 27 जून को अपने बेटे के साथ नासिक उसके कब्र में जाता हूँ, और हाँ, उस दिन ड्राइव राम ही कर रहा था। इसके बाद दोस्तों वीर बुलाकर पूछताछ करता है मिस्टर जेपी से, जो कि जेपी कंस्ट्रक्शन के मालिक हैं। तो पूछने पे वो बताते हैं कि मैंने बाला को उस रात एक केस के सिलसिले में बात करने के लिए अपनी मीटिंग रूम में बुलाया था, मगर मुझे कुछ जरूरी काम पड़ गया, इसीलिए आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा। मैंने तो अपने असिस्टेंट से कॉल करके बाला को बता दिया था कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा, तो वो घर चला जाए, और फिर अगले दिन मुझे उसकी मौत की खबर मिली। वीर आगे पूछता है दोस्तों कि बाला की मौत के बाद आपने किसी और लॉयर को हायर किया गया? तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारा तो कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट हो गया था, इसीलिए किसी और लॉयर को हायर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब वीर कहता है कि मुझे शक है योर ऑनर कि मिस्टर जेपी ने केस के बहाने से बाला को बुलाकर उसका खून करवाया, क्योंकि अगर इनको सेटलमेंट ही करना था तो पहले ही कर चुके होते। मुझे कोर्ट से थोड़ा और वक्त की मोहलत चाहिए ताकि मेरे क्लाइंट राम को बेवजह सजा ना मिले। कोर्ट के बाहर दोस्तों विधि इंस्पेक्टर को थैंक यू कहने जाती है कि आपकी वजह से मैं शक के घेरे से बाहर आ गई। तो इंस्पेक्टर कहते हैं कि आप थैंक यू मुझे नहीं बल्कि वीर को कहिए, उसने ही मुझे पॉइंट बताया था जिससे आप बेगुनाह साबित हुई है। तब जाकर विधि का गुस्सा ठंडा होता है वीर को लेकर, और वो उसे थैंक यू वगैरह बोलती है एक रेस्टोरेंट में ले जाकर। इसके बाद जब वीर अपने घर के लिए निकलता है ना, तो उस पे एक बाइकर हमला कर देता है, मगर वीर डरने के बजाय उस बाइकर को फॉलो करते हुए एक बंद पड़े फैक्ट्री में पहुंच जाता है, जहां और भी कई सारे गुंडे होते हैं। उनसे वीर की फाइट होती है, और लास्ट में वो गुंडे यही कहते हैं कि अपनी जान की खातिर चाहते हो तो इस केस को छोड़ दो। तो वीर उनसे फाइट करता है दोस्तों, और जानने की कोशिश करता है कि आखिर किसने उन्हें भेजा, मगर मार खाने के बाद भी वो लोग भाग जाते हैं, और वीर को पता ही नहीं चल पाता कि उन्हें किसने भेजा था। इस बारे में जब रघु को पता चलता है तो उसका सीधा शक जाता है मिस्टर जेपी पे, इसीलिए वो मिस्टर जेपी की कुंडली खंगालने लग जाता है, और वीर बाला के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश में लग जाता है पूरी तरह। पहले तो वो विधि को भेजता है बाला के घर पे। बाला के डैड जब तक किचन में चाय बनाने के लिए जाते हैं ना, तब तक में विधि बाला के रूम की तलाशी ले लेती है और एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके आ जाती है, जिससे बाइक एक्सीडेंट के बाद बाला ने अपना इलाज करवाया था। हाँ दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट कोर्ट की हियरिंग में वीर कटघरे में बुलाता है डॉक्टर मालती राव को, जिन्होंने 27 जून के एक्सीडेंट के बाद बाला का इलाज किया था। उनसे वीर थोड़ा पूछताछ करता है, तो डॉक्टर बता देती है कि बाइक ओवर स्पीडिंग की वजह से गिर गया था, और बाला के दाईं ओर चेहरे में काफी चोटें आ गई थी। एक चोट को देखकर ये बताया जा सकता है कि वो चोट एक्सीडेंट से हुई है या फिर किसी ने मारा।
और अगर उस वक्त हमें लगता कि उनके साथ किसी ने मारपीट की है तो हम बिना फॉर्मेलिटीज के इलाज शुरू नहीं करते, कभी नहीं। तब मिस्टर सत्या कहते हैं कि चलो ठीक है, माना कि उस दिन राम ने अटैक नहीं किया था, मगर एक बार तो उसने बस स्टैंड पे पीटा ही था ना बाला को, और उसकी वजह यह है योर ऑनर कि राम की बहन लता का अफेयर था बाला के साथ। घर की इज्जत बचाने के लिए ही राम ने बाला को कई बार समझाया बुझाया, पर फिर भी जब उसने बात नहीं मानी तो राम ने उसे बस स्टैंड पे सबके सामने पीटा, और उसके बाद भी जब बाला अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो राम ने बाला का खून कर दिया। वरना और क्या ही वजह हो सकती है। जिस रात बाला का खून हुआ उस रात राम उसी एरिया में था, और इसके पीछे की वजह वो बता नहीं रहा कि आखिर वो वहां करने क्या गया था। तभी दोस्तों कोर्ट का टाइम पूरा हो जाता है और जज साहिबा कहती है आगे की कार्रवाई हम इस महीने की 29 तारीख को करेंगे। जिसके बाद दोस्तों वीर राम को कन्फ्रंट करता है कि तुम्हारी बहन का बाला के साथ अफेयर था, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो राम अभी भी कोई जवाब नहीं देता। वो चुपचाप पुलिस के साथ पुलिस वैन में जाकर बैठ जाता है, और अब वीर पूरी तरह से केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करता है। दोस्तों उसने बाला की कॉल डिटेल्स में निकलवाई होती है, और वो देखता है कि जिस वक्त बाला का खून हुआ उस टाइम के आसपास बाला किसी से फोन पे लगा हुआ था, और वो नंबर पता है दोस्तों किसका था, खैर आगे पता चलेगा। मगर जब मिस्टर सत्या को पता चलता है कि इस केस में मेरे ओपोजिट वीर हैं, तो उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर अपना विजिटिंग कार्ड दे दिया था कि अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे कांटेक्ट जरूर करना। उनके कार्ड में 3 नंबर थे, उन्हीं में से एक नंबर बाला की कॉल लिस्ट में मैच कर जाता है दोस्तों, और इसी नंबर से बाला की बहुत ही ज्यादा बातचीत हुआ करती थी। वीर भी उसी नंबर पे कॉल करता है, मगर कॉल कोई रिसीव नहीं करता, पर उसकी जीपीएस लोकेशन को ट्रेस करके वीर जाता है आश्रा ऑर्फनेज तक। जिसके बाद वीर कॉल लगाता है किसको पता है, सूरज के बेटे विक्की को, और पूछता है कि तुम उस दिन आसरा ऑर्फनेज के सामने से ही अपनी कार को लेकर गए थे ना बेचने के लिए। वो कहता है कि हाँ। वीर पूछता है कि उस दिन तुम्हारी डैड की कार वहां तक लाया कौन था, इसके बारे में तुम्हें कुछ याद है क्या। तो वो इनकार कर देता है। तभी वीर को विकी की साइड से एक टोन की आवाज आती है, और वो सेम टोन थी दोस्तों जो कि आसरा ऑर्फनेज के बच्चे प्रेयर में गाया करते थे। और विकी से पूछने पे पता चलता है कि ये सीटी तो उसके डैड बजा रहे हैं। इसके बाद कोर्ट में दोस्तों वीर बुलाता है विकी को, और साथ ही वो इंस्पेक्टर से कोर्ट में बताने को कह देता है कि उस दिन पुलिस स्टेशन में क्या हुआ था। तो आइए दोस्तों एक फ्लैशबैक देखते हैं बढ़िया वाला। इंस्पेक्टर सूरज को बुलाते हैं पुलिस स्टेशन और पूछते हैं आप तो अपनी जान से भी प्यारी अपनी कार को भूल ही गए। वैसे आपने तो कहा था कि कार आपके घर से चोरी हुई थी, मगर चोर का कहना है कि उसने कार आसरा ऑर्फनेज के सामने से चुराई थी। आप चोर से मिलना नहीं चाहेंगे क्या। फिर वो विक्की को बुलाते हैं और बताते हैं कि इसने ही आपकी कार चुराई, कबाड़ में बेच दी। सूरज को आ जाता है गुस्सा और वो पुलिस स्टेशन में सबके सामने अपने बेटे को पीटने लग जाता है, जिसपे विक्की बोलता है कि हाँ मुझे भी मेरी माँ की तरह मार डालो। तब सूरज कहता है कि ये क्या बक रहे हो तुम्हारी माँ को जिसने मारा वो तो जेल में है। और तब सबके सामने विक्की कबूल कर लेता है कि आपको नहीं पता होगा, मगर मैंने अपनी आंखों से देखा था जब आपने मेरी माँ का खून किया था। उस वक्त मैं छोटा था, इसीलिए सच्चाई सबके सामने लाने से डर रहा था, पर अब और नहीं पापा, आप एक खूनी हो और उस दिन ऑर्फनेज तक आप ही गाड़ी लेकर आए थे। मुझे तो लगता है कि बाला के कातिल भी आप ही हो। दोस्तों सीन होता है कोर्ट में शिफ्ट और वीर कहता है कि योर ऑनर कत्ल वाली रात एग्जैक्टली हुआ क्या था ये मैं बताता हूँ। तो आसरा ऑर्फनेज दरअसल मिस्टर सूरज का ही है, जिसके आड़ में वो तमाम गलत काम किया करते थे, इसलिए उन्हें उस एरिया के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पता था कि कहाँ में क्या क्या है, कौन से सीसीटीवी कहाँ तक कैप्चर करता है कहाँ नहीं। इसीलिए उन्होंने बाला को मारने के लिए एक ऐसे ब्लाइंड स्पॉट को चुना जहाँ पे कोई कैमरा नहीं था, कोई भी कैप्चर नहीं हो रहा था। मेरे क्लाइंट राम को इन सब का कुछ अता पता नहीं था। वो कत्ल वाले स्पॉट से 400 मीटर की दूरी पर गलती से विधि से टकरा गए, और जब विधि ने कुछ दूरी पे खून के साथ लथपथ बाला को देखा तो उसे लगा कि खून उसी आदमी ने किया जो अभी जल्दबाजी में गया यहाँ से। पर सच्चाई ये थी कि बारिश की वजह से राम वहाँ से जल्दबाजी में जा रहा था। पुलिस ने बाला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सूरज की वाइफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जब कंपेयर किया तो पाया कि दोनों का खून एक ही तरह से हुआ था, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब खून किसी एक ही आदमी के द्वारा किया गया हो। और अगर विक्की की गवाही को माने तो खून करने वाला सूरज ही है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात यह है योर ऑनर कि जिस दिन बाला बाइक एक्सीडेंट के बाद अपना इलाज कराने के लिए डॉक्टर मालती राव के पास गया था तो वो उस दिन अकेला नहीं था, बल्कि एक लेडी के साथ आया था। एक्सीडेंट में वो लेडी भी घायल हो चुकी थी, तो हमें उस लेडी के बारे में भी जानना होगा कि वो कौन थी। और साथ ही ये भी जानने लायक बात है कि सूरज जब अपनी वाइफ के कत्ल के शक के दायरे में था तो मिस्टर सत्या ने ही सूरज को बेगुनाह साबित किया था, यानी कि मिस्टर सत्या और सूरज एक दूसरे को 10 साल से जानते थे। इतना कहते ही सत्या बेहोश हो जाता है कोर्ट में ही दोस्तों, जिससे कोर्ट में हड़कंप मच जाता है और मिस्टर सत्या को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है। इतने में हमें एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि जिस नंबर पे बाला की बात हो रही थी उस नंबर पे जब वीर ने कॉल किया था तो उसके अगले दिन उससे मिलने के लिए आई थी मिस प्रीति, जो कि मिस्टर सत्या की सेकेंड वाइफ थी। वो दोस्तों एक राज पर से पर्दा उठाती है कि जब सत्या की पहली वाइफ की मौत हुई थी
तब मैं सत्या के अंडर एज अ जूनियर लॉयर काम किया करती थी। मैं एक गरीब घर की लड़की थी। एक दिन सत्या की नीयत खराब हो गई और उसने मेरी गरीबी का फायदा उठाते हुए मेरे पेरेंट्स को बहुत ही अच्छी खासी रकम देकर मुझसे शादी कर ली। पर शादी के बाद उम्र दराज होने की वजह से वो मुझे कोई सुख नहीं दे पाया। मैं उसके लिए एक शो पीस की तरह थी, जिसका दिखावा वो दुनिया के सामने करता कि देखो मेरी कितनी यंग और ब्यूटीफुल वाइफ है, पर वो मुझे कभी सही से बात तक नहीं करता था अकेले में। एक दिन उसने मेरी मुलाकात करवाई बाला से और हम दोनों को जेपी कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का केस सॉल्व करने को कहा, जिससे मेरी और बाला के बीच में बातचीत होने लगी और धीरे धीरे हम दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। और मेरे बदलते चाल चलन से सत्या को मुझ पे शक होने लग गया कि मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। ऊपर से एक दिन जब मैं और बाला कहीं घूम कर आ रहे थे तो हमारा बाइक एक्सीडेंट हो गया। हम दोनों के चेहरे में चोट देखकर सत्या को समझने में देरी नहीं लगी कि आखिर उसकी पीठ पीछे क्या चल रहा है, मगर उसने कभी डायरेक्टली हम दोनों को कुछ कहा नहीं। यानी दोस्तों, उस दिन बाला के साथ डॉक्टर के पास जाने वाली लेडी कोई और नहीं बल्कि सत्या की सेकंड वाइफ प्रीति ही थी। हालांकि अफेयर के बारे में पता लगाने के बाद भी सत्या ने इन दोनों को सामने से कुछ नहीं किया था, ना ही कुछ कहा था, मगर उसने लगाया था फोन सूरज को और काम सौंप दिया था बाला को खत्म करने का। और इधर कमरे में बंद करके सत्या प्रीति को भी पागलों की तरह मारने पीटने लगा। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है कोर्ट में। कोर्ट को भी सारी बातें बताई जा चुकी थी, इसलिए कोर्ट राम को बेकसूर मानकर उसे बाइज्जत रिहा कर देती है और मिस्टर सत्या के साथ साथ सूरज पे भी जरूरी कार्रवाई करने की मांग करती है। राम रिहा होते ही सबसे पहले अपनी बेटी को गले से लगाता है और फिर वीर का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद राम अकेले में वीर को सच्चाई बता देता है कि मुझे एक नंबर से बार बार फोन आ रहा था कि मेरी बहन लता की अश्लील फोटोज बाला के पास हैं, इसीलिए ही मैंने उसे पीटा था। जिस दिन कत्ल भी हुआ ना बाला का, उस दिन भी मुझे यही कहकर वहां पे बुलाया गया था कि अगर मैं वहां नहीं आऊंगा तो बाला मेरी बहन की फोटोज वायरल कर देगा। पर मुझे नहीं पता था कि ये सब मेरे मालिक सूरज ने करवाया ताकि वो अपने किए गए खून में मुझे फंसा सके, सिर्फ इसीलिए क्योंकि पास्ट में मैंने कुछ छोटी मोटी चोरी चकारी की थी। यानी दोस्तों, पास्ट में चोरी का रिकॉर्ड होने से सत्या के लिए आसान हो गया था राम को फ्रेम करना एज अ कातिल, क्योंकि उसके पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड थे। वहीं मिस्टर सत्या ने सूरज को 10 साल पहले उसकी वाइफ के कत्ल से बचाकर जो फेवर किया था, वो अब सूरज के हाथों बाला का खून करवाकर वो वापस ले रहा था, क्योंकि सत्या को तो पता ही था राम जैसे गरीब आदमी कभी कोई ढंग का लॉयर हायर नहीं कर पाएगा जो उसको छुड़ा सके। मगर उसको ये नहीं पता था ना कि बीच में वीर आ जाएगा वीर बनकर। खैर दोस्तों, वीर ने आज एक बेगुनाह को सजा दिलाने से कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से वीर के डैड को बड़ी खुशी होती है क्योंकि उनका जो सपना था वो पूरा हो गया। वीर से सारी नाराजगी खत्म हो जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। बाकी आप बताइए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ध्यान रखेगा अपना। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।